वेलकम टू गुरु इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम कन्फॉर्मल मैपिंग करेंगे। कन्फॉर्मल मैपिंग में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, मैग्निफिकेशंस, जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसी प्लेन को मैप करता है वो हम पढ़ेंगे। जो है आपका CSIR नेट, IIT JAM, MSc के जितने भी एंट्रेंस होते हैं उनमें आपको यूज़फुल होगा। देखिए जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग। क्लियर? तो कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन करेंगे। कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है? देखिए, अगर एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की हम बात कर रहे हैं और एक डोमेन D पर डिफाइंड है तो उसको कन्फॉर्मल तब बोलेंगे। देखिए, कन्फॉर्मिलिटी एट अ पॉइंट की हमने बात की है, ठीक है। कन्फॉर्मल एट अ पॉइंट तब कहेंगे कहाँ पे, जब ये पॉइंट जो है डोमेन का मेंबर हो, जब आपके पास किन्हीं दो कर्व्स Γ1 और Γ2 जो पैरामीटराइज्ड कर्व्स हो, ठीक है, और अगर वो Z0 पर जो है इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, Z0 पर इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब T0 पर उसकी वैल्यू और S0 पर इसकी वैल्यू सेम हो, हैविंग टेंजेंट एट Z0, देन द फॉलोइंग होल्ड्स। तो ये आपके पास होल्ड करता है क्या? ट्रांसफॉर्मेशंस Γ1, कैपिटल गामा है ये, Γ1 जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगा f ऑफ स्मॉल गामा, एंड कैपिटल Γ2 आपके पास f ऑफ स्मॉल Γ2 कहा है, हैव टेंजेंट्स एट Z0 एंड द एंगल बिटवीन दीज टू इज सेम एज द एंगल बिटवीन Γ1 एंड Γ2। देखिए जो होगा यहाँ पे क्या होगा, एंगल जो होगा Γ1 और Γ2 के बीच में जो एंगल था, ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो कर्व आएगी उनके बीच में भी सेम ही एंगल रहेगा। ये आपकी कन्फॉर्मल मैपिंग कहती है, और ये एंगल भी सेम रहेगा और इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी, ठीक है। देखिए मीनिंग क्या है कि लेट अस से आपके पास एक कर्व गामा है, गामा ऑफ टी। गामा ऑफ टी होता क्या है कि आप डिफाइन करते हो कि कौन सा वो कर्व जो है पाथ लेगी। जैसे कि मैंने कहा कि t प्लस आयोटा टी ये एक कर्व है, वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर हमेशा रियल नंबर्स में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए ये कहाँ से आता है, देखिए कर्व्स आपकी जो है किस तरह की होती है ये देखना पड़ेगा आपको। कर्व्स, मान लीजिए ये हम यहाँ पे पैराबोला की बात कर रहे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इस पैराबोला की बात कर रहे हैं, या तो हम सर्कल की बात कर सकते हैं। इसी तरह की कर्व्स आपके पास होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए इनको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखने का मीनिंग होता है कि आप x या y में से किसी एक को पैरामीटर मान लीजिए, या तो इसको किसी पैरामीटर की फॉर्म में पुट कर दीजिए। मान लो हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, x को t पुट कर दीजिए, ठीक है। x को अगर आप t पुट करेंगे, या तो x स्क्वायर को अगर आप t पुट करेंगे, ठीक है, x स्क्वायर को अगर t पुट करेंगे तो y कितना जाएगा, ठीक है, ये आपको देखना होगा। अगर x स्क्वायर आपके पास t है, या तो x अगर आपके पास t है तो y कितना आएगा। देखिए यहाँ से y अंडर रूट x आएगा। अगर आपका x स्क्वायर t है तो अंडर रूट x तो आपके पास कितना होगा, देखिए अंडर रूट ऑफ t, ठीक है। अंडर रूट ऑफ x मीनिंग जो आपके पास x स्क्वायर है, ठीक है, जो आपके पास x है अंडर रूट t, उसका भी अंडर रूट t रेज़्ड टू पावर 1/4। तो एक तो पैरामीटराइजेशन ये हो सकती है। बाकी अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में रखना चाहो, मतलब एक ही कर्व की, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी जो है पैरामीटराइजेशंस हो सकती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चाहें तो y की वैल्यू t रख लीजिए, ठीक है। इसी कर्व में अगर y की वैल्यू t आप रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, t स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, गामा t को मान लीजिए x प्लस आयोटा y। हमेशा यही करेंगे आप, जब भी आपने किसी कार्टेशियन फॉर्म में कोई कर्व हो उसको जो है अगर आपने t की फॉर्म में लिखना है, पैरामीटर t की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले तो एक्चुअल कर्व में जो कार्टेशियन में है उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। वहाँ से कोई पैरामीटर मान लीजिए t, अल्फा, गामा, थीटा, कुछ भी आप मान सकते हैं। और देखिए यहाँ से x की जगह पे t स्क्वायर रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, देखिए गामा ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस टी स्क्वायर, x की जगह पे t स्क्वायर और y की जगह पे t। तो ये आपकी कर्व हो जाएगी जहाँ पे t बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? अब जैसे दूसरी वाली कर्व है हमारी, दूसरी कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ये एक कर्व है आपके पास, ठीक है। इसको अगर आपने चेंज करना हो तो मान लीजिए आपने x को जो है, x को आपने क्या मान लिया, r cos थीटा, ठीक है। x को आपने r cos थीटा मान लिया, क्लियर है। और y को अगर आप r sin थीटा मान लेते हो
y को अगर आपने r sin थीटा मान लिया तो आपके पास यहाँ से देखिए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर आ जाएगा इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर, मतलब ये इसकी पैरामीटराइजेशन है। अब इस कर्व को जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसा कि अभी बताया गामा ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो है पैरामीट्रिक की फॉर्म लिख दीजिए, गामा थीटा इसको बोल देंगे क्योंकि पैरामीटर आपने थीटा माना है। अब क्लियर, तो दिस इज आर कॉस थीटा, आर मैंने कॉमन ले लिया, प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो है पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी एक ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर 0 पर है और रेडियस r है उसकी। क्लियर, तो ये होता है। अब देखिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, मान लीजिए इसी कर्व को आप कंसीडर करते हो, मान लीजिए कर्व है आपके पास, मान लीजिए आपके पास कर्व है गामा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लीजिए ये एक कर्व है। क्लियर है। अब आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, ये एक फंक्शन है आपके पास। क्लियर, ये एक फंक्शन है। अब ये इस गामा कर्व को कहाँ पे ले जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि देखिए आप एफ ऑफ गामा जब यहाँ पे रखेंगे तो एफ ऑफ गामा का मीनिंग क्या होता है, मतलब एक फंक्शन जो है गामा कर्व पर अप्लाई करने का मीनिंग क्या होता है। देखिए जेड आपके पास क्या है यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वेयर, ठीक है, फर्दर इसको एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा आप ये लिख पाएंगे। फिर क्या कीजिए आप यहाँ से देखिए x और y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, जो भी कर्व से x और y की वैल्यू आती है पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है, या तो z की जो वैल्यू है यहाँ पे उसको डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। देखिए f ऑफ गामा कितना आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं r e रेस्ट पर आयोटा थीटा, आई होप योर इट इज़ क्लियर, r e रेस्ट और आयोटा थीटा स्क्वेयर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास r स्क्वेयर, ठीक है, e रेस्ट पावर 2 आयोटा थीटा, ठीक है। तो आपके पास कर्व क्या थी, ये वाली कर्व थी गामा, ठीक है, एफ ऑफ गामा जब आपने निकाला तो ये आया, तो ये जो नई कर्व बनेगी इसी को आपने कैपिटल गामा बोला, ठीक है, इसी को कैपिटल गामा आप कहेंगे। क्लियर है, यही जो है आपके पास डेफिनेशन में लिखा है कि कैपिटल गामा क्या होता है। देखिए ये गामा 1 है, ये कोई दो डिफरेंट कर्व्स है, ठीक है, गामा 1 थी इनिशियल कर्व जब आपने मैपिंग नहीं लगाई थी, जब आप उस पर एफ ऑफ गामा करेंगे, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ गामा का मीनिंग यही है एफ ऑफ गामा 1, ठीक है, जब आप ये मैपिंग उस पर लगाएंगे तो एक गामा 1 नई कर्व आपके पास आएगी और एफ ऑफ गामा 2 आपके पास दूसरी कर्व आएगी। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है, ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ठीक है, जो गामा 1 और गामा 2 के बीच के एंगल को कंजर्व करे, मतलब जब गामा 1 और गामा 2 के ऊपर आप फंक्शन लगाएंगे वो आपके पास क्या बन जाएगा, गामा 1 और गामा 2 कैपिटल में, ठीक है, जितना एंगल इनके बीच में है उतना ही एंगल अगर इनके बीच में भी रहे और एंगल की जो डायरेक्शन है वो भी कंजर्व रहे, तब आप कहोगे कि ये जो फंक्शन है ये एक कन्फॉर्मल मैपिंग है, ठीक है। इतना ही आपके पास कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए नोट में आपके पास क्या लिखा है, f इज अ कन्फॉर्मल मैप एट ईच पॉइंट ऑफ d, देन वी से f इज कन्फॉर्मल इन d, ठीक है। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर कन्फॉर्मल किसी पॉइंट पर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एंगल और डायरेक्शन जो है कंजर्व रहता है या नहीं, किसके बीच में, जो आपके पास डोमेन में दो कर्व्स है उनके बीच का जो एंगल है और जो रेंज में दो कर्व्स आएंगी उनको मैप करने के बाद वो एंगल जो है कंजर्व रहना चाहिए, तभी आप मैपिंग को क्या कहोगे, कन्फॉर्मल कहोगे, ठीक है। अब कन्फॉर्मल इन डोमेन क्या होगा, ठीक है, कन्फॉर्मलिटी एट ए पॉइंट की मीनिंग था कि उस पॉइंट पे जो एंगल था वो कंजर्व रहना चाहिए। अगर वो एंगल पूरे के पूरे डोमेन में कंजर्व रहता है, कन्फॉर्मल एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन, देन वी से फंक्शन इज कन्फॉर्मल इन दैट डोमेन, ठीक है। पूरे के पूरे डोमेन में अगर कन्फॉर्मल होना है तो हर एक पॉइंट पे उसको कन्फॉर्मल होना पड़ेगा। नेक्स्ट है द फंक्शन गामा 1 एंड कैपिटल गामा 1 हैव टू बी डिफरेंशिएबल एट टी नॉट, ठीक है, इन दोनों को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा तभी जो है ये डेफिनेशन होगी। देखिए तभी एंगल कंजर्व कर पाएंगे जब ये डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे। देखिए द फंक्शन गामा 2 एंड कैपिटल गामा 2 हैव टू बी डिफरेंशिएबल एट एस नॉट, ठीक है, जहाँ जहाँ पर इनके पैरामीट्रिक पॉइंट्स है वहाँ वहाँ पर इनको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, ठीक है, एंड शुड हैव नॉन जीरो डेरिवेटिव्स टू हैव टेंजेंट्स, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक कर्व है, एक
मान लीजिए पहले फंक्शन देखिए, फंक्शन आपके पास है, ठीक है, फंक्शन है आपके पास, और गामा टी एक कर्व है आपके पास, ठीक है, गामा टी एक कर्व है, दैट इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, ठीक है। टी के दो फंक्शन है एक्स और वाई, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। मान लीजिए ये कर्व है, अब जो है इस कर्व में, ठीक है, गामा इस पे जो एंगल बनेगा, गामा टी नॉट पे जो एक्स एक्सिस के साथ में टेंजेंट बनेगा, वो कैसे फाइंड करते हैं, आप क्या कीजिए, गामा डैश टी फाइंड कीजिए, ठीक है। गामा डैश टी अगर पॉइंट पर बोला है तो गामा डैश टी नॉट फाइंड कीजिए और उसका आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है, गामा डैश एट पॉइंट टी नॉट, कोई भी कर्व है गामा टी जो टी की फॉर्म में लिखी है, तो टी के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो गामा डैश टी नॉट का जो आर्ग्यूमेंट होता है वही होता है एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट टी नॉट, ठीक है। टी नॉट जब आप पैरामीटर पुट करेंगे तो एंगल ऑफ टेंजेंट जो है यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि जितना भी आर्ग्यूमेंट आएगा। अब क्या है कि देखिए, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट ही आपका एंगल बता रहा है तो हम कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जो दूसरी वाली कर्व मैप होने के बाद आएगी उसके लिए गामा डैश टी नॉट ही होना चाहिए था, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ गामा डैश टी नॉट मीनिंग क्या होगा आपके पास कि गामा ऑफ टी, देखिए गामा ऑफ टी कैसे आएगी, जब आप एफ अप्लाई करोगे गामा पर, ठीक है, जब आप एफ अप्लाई करोगे गामा पर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ गामा डैश टी का मीनिंग होगा आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ ऑफ गामा, इसका डेरिवेटिव एट टी नॉट, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव है ये नॉन जीरो तो नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप समझते हैं कि किसी भी, ठीक है, किसी भी का भी डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, यहाँ पे एफ ऑफ गामा डैश टी किसी पैरामीटर पर ही हम फाइंड करते हैं। और देखिए आर्ग्यूमेंट जीरो का नॉन डिफाइंड होता है, तो अगर ये डेरिवेटिव नॉन जीरो हो जाता तो आपके पास आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो आपके पास कर्व ट्रांसफॉर्म करके आएगी उसका भी एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। देखिए फिर से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व है गामा ऑफ टी, ठीक है। अब किसी पॉइंट टी नॉट पर इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा किसका, गामा डैश टी नॉट जो होगा वो बताएगा आपका एंगल, ठीक है, एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। देखिए दो कर्व्स के बीच का अगर निकालना होगा तो हम इनको माइनस कर सकते हैं दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। ये सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ में बता रहा है, बाकी आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी हम एक ही कर्व की बात करेंगे। अब अगर इस एफ जेड फंक्शन को मान लीजिए कन्फॉर्मल है, अगर आपने इस पर अप्लाई करना हो, एफ ऑफ गामा टी आपने फाइंड करना हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास हो जाएगा गामा ऑफ कोई और यहाँ पे गामा ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा गामा ऑफ टी, ठीक है, क्योंकि ये जो कर्व है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, दिस इज गामा ऑफ टी। अब ये जो नई कर्व बनेगी गामा ऑफ टी, इसका एंगल कितना बनेगा, इसका एंगल भी आपके पास यही बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ गामा डैश टी नॉट, ठीक है, यही एंगल बनेगा। लेकिन उसके लिए तो गामा डैश आपको निकालना पड़ेगा। गामा डैश निकालते हुए आपको यहाँ पे एफ डैश गामा टी निकालना पड़ेगा। ये किसके इक्वल होता है, एफ डैश गामा ऑफ टी गामा डैश टी के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो है इसके इक्वल आता है आपके पास। इसका मतलब ये तो एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए अगर ये जीरो हो जाता है एफ डैश गामा टी, इस कर्व पर कहीं पर भी डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो आर्ग्यूमेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा और आप जो है एंगल को यहाँ पे कंजर्व होगा या नहीं ये नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि उसका जो है डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो होना क्या चाहिए कि जितने भी ये स्मॉल गामा वन कैपिटल गामा वन है, ठीक है, स्मॉल गामा वन कैपिटल गामा वन है, हैव टू बी डिफरेंशिएबल एट टी नॉट, टी नॉट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए और
स्मॉल गामा टू कैपिटल गामा टू हैव टू बी डिफरेंशिएबल, सभी को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी पैरामीटर्स है, ठीक है। और शुड हैव नॉन जीरो डेरिवेटिव्स, क्योंकि डेरिवेटिव्स क्यों नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि एंगल आप आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके बताते हो और उसमें डेरिवेटिव आ जाता है ट्रांसफॉर्म करने के बाद, और अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो नहीं होगा तो फिर आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जीरो का आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, अब एनालिटिसिटी से आप जो है कैसे रिलेट करेंगे इसको। देखिए, अगर आपका एक फंक्शन एफ ऑफ जेड, जेड बिलोंग्स टू डी, किसी डोमेन में एनालिटिक है या तो किसी पॉइंट पर एनालिटिक है, ठीक है। क्या है कि आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, वो जेड नॉट पर एनालिटिक है, ठीक है। एनालिटिक होना काफ़ी नहीं है, एफ डैश जेड नॉट जो है वो नॉन जीरो भी अगर हो, ठीक है, एफ जेड एनालिटिक भी हो और एफ डैश जेड नॉन जीरो भी हो, तब आप कहोगे कि उस पॉइंट जेड नॉट पर फंक्शन कन्फॉर्मल है, ठीक है। याद रखिएगा, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए जेड नॉट पर और एफ डैश जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए वहाँ पे, तभी आप जो है एनालिटिक बोलेंगे। अभी हमने रीज़न डिस्कस किया कि एफ डैश जेड जो है नॉन जीरो होना क्यों ज़रूरी है, क्लियर है। नेक्स्ट इज आइसोगोनल मैप, ठीक है। अ फंक्शन दैट प्रिजर्व्स द मैपिंग preserves the magnitude of the angle but not the sense is said to be isogonal, ठीक है। देखिए, कन्फॉर्मल में हमने क्या किया, कन्फॉर्मल मैपिंग में हमने किया कि देखिए ये गामा 1 और गामा 2 थी, ठीक है। मान लीजिए ये कर्व्स गामा 1 और गामा 2 है, इनके बीच का एंगल जितना है, ठीक है, वहाँ पर मैप होने के बाद गामा 1 और गामा 2 के बीच का एंगल भी उतना ही रहना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी वही रहने चाहिए। लेकिन आइसोगोनल मैप के लिए क्या होता है, आइसोगोनल मैप के लिए एंगल तो कंजर्व रहता है, मैग्नीट्यूड एंगल का जो है वो कंजर्व रहेगा, लेकिन सेंस ऑफ एंगल जो है कंजर्व होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो जो है कंजर्व होना ज़रूरी नहीं है, रिवर्स हो सकता है एंगल इस केस में। इस केस में जो एंगल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अगर वो थीटा है तो माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो उस मैप को आइसोगोनल मैप आप कहते हो, क्लियर। तो ये आइसोगोनल मैप की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर एंड स्केल फैक्टर, ठीक है। मैग्निफिकेशन फैक्टर और स्केल फैक्टर आप एक कन्फॉर्मल मैप का ही फाइंड करते हो, ठीक है। मान लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज अ कन्फॉर्मल मैपिंग एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। कन्फॉर्मल मैपिंग है तो देखिए एफ ऑफ जेड जो होगा वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में उसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो जो स्केल फैक्टर, मैग्निफिकेशन फैक्टर जो आप डिफाइन करते हो, ठीक है, उसको जे से डिनोट करते हो, और एफ डैश जेड वहाँ पे निकाला और उसका मॉडुलस का स्क्वायर ले लो, उसी को मैग्निफिकेशन फैक्टर कहेंगे। और सिर्फ अगर आप एफ डैश जेड का जो है मॉडुलस निकाल रहे हो उसको स्केल फैक्टर कहेंगे, ठीक है, स्केल फैक्टर, ठीक है। दो है आपके पास, एक मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है, एक स्केल फैक्टर होता है। मैग्निफिकेशन फैक्टर के लिए आपको मॉडुलस का उस पॉइंट पे स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्केल फैक्टर के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश जेड का मॉडुलस निकालना पड़ेगा एट दैट पॉइंट जेड नॉट। उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। ये एक फंक्शन है, आपसे पूछा है कि z इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है, z इज इक्वल टू 3 पर इसका जो है स्केल फैक्टर और मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना है। तो आप क्या करेंगे, एफ डैश जेड निकालेंगे। देखिए एफ डैश जेड आपके पास कितना जाएगा यहाँ से, ठीक है, एफ डैश जेड कितना आएगा आपके पास यहाँ से, देखिए 3 प्लस आयोटा भी कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 3 प्लस आयोटा यहाँ कर लीजिए, एफ डैश जेड आपके पास यहाँ से 2z आ जाएगा, ठीक है। अब इसका z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो एफ डैश जेड एट 2 प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। अब जब इसका मॉडुलस लेंगे, ठीक है, इसका जब मॉडुलस लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4, सॉरी ये तो 2 ही रहेगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 5 हो जाएगा, देखिए। तो ये इसका क्या आएगा, स्केल फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालने के लिए इस मॉडुलस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो आपके पास 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्केल फैक्टर जो है सिंपली मॉडुलस लेके आ गया एफ डैश जेड एट दैट पॉइंट, और उसका स्क्वायर करके जो है आपके पास कितना आ जाता है, 20 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने रिलेट कर लेना है। नेक्स्ट इज, जब आपका एफ डैश जेड ग्रेटर देन 0 हो, है ना, देन
देखिए मैग्निफिकेशन फैक्टर जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास दो कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। या तो आपका जो स्केल फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 होगा, या तो स्केल फैक्टर आपका लेस देन 1 होगा, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो उसको क्या कहेंगे आप, ठीक है, तब उसको आप मैग्निफिकेशन मैप कहेंगे, क्लियर। जब आपका स्केल फैक्टर जो है ग्रेटर देन 1 हुआ तो मैग्निफिकेशन मैप कहेंगे, अगर वो लेस देन 1 हो जाए उस केस में उसको कॉन्ट्रैक्शन मैप कहेंगे। ये याद रखना है, सिंपल, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एफ डैश जेड नॉट 0 हो जाए, ठीक है, ऐसा पॉइंट जेड नॉट जहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए वहाँ पे आप कहते हो कि क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि अगर हम करना चाहें तो बताइए कि साइन जेड जो है, साइन जेड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, देखिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश जेड कितना जाएगा, कॉस जेड आ जाएगा आपके पास, ठीक है, कॉस जेड आपके पास आ जाएगा। और देखिए अब ये कहाँ पर 0 होता है एफ डैश जेड, वो इसके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। कॉस जेड 0 कहाँ पर होता है, कॉस जेड होता है 0 आपका 2n+1 पाई पे, ठीक है, 2n+1 पाई पे, पाई/2 पे जो है ये 0 हो जाता है आपके पास, ठीक है, 2n+1 पाई/2 पे। तो ये इसके सारे के सारे जो है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स के लिए इसके क्या आ जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन है। कांस्टेंट मैप, देखिए कांस्टेंट मैप का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा रख लीजिए, तो एफ डैश जेड क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट है तो हमेशा 0 ही रहेगा। अब आप क्या कहोगे, जेड बिलोंग्स टू सी, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ही इसका जो है क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो क्योंकि ऐसा हो जाता है तो हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि कांस्टेंट मैप हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। तो आप कांस्टेंट मैप अगर हो उसके लिए आप क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन ही नहीं करते हो और स्केल फैक्टर उसका 0 होता है, ठीक है, स्केल फैक्टर को 0 आप मान लेते हो। देखिए क्रिटिकल मैप की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें नॉन कांस्टेंट मैप लिखा था हमने, एफ शुड बी अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन एट जेड नॉट एंड एफ डैश जेड शुड बी इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं कन्फॉर्मर मैपिंग के। देखिए एफ जेड को कन्फॉर्मर मैप तब बोलेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एफ जेड एक कन्फॉर्मर मैप है, तो कन्फॉर्मर मैप कब बोलेंगे, जब वो एंगल और डायरेक्शन को प्रिजर्व करे और एफ डैश जेड नॉट जो है वो आपके पास नॉन जीरो हो। तो प्रॉपर्टी क्या है कन्फॉर्मर मैप की, तो एफ जेड क्या होगा, ठीक है, जेड नॉट पर उसके पास, देखिए मान लीजिए एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, जेड नॉट एक पॉइंट है जहाँ पर वो कन्फॉर्मल है, तो जेड नॉट जो है एफ ऑफ जेड नॉट जो होगा उसके नेबरहुड में एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। मान लीजिए एक फंक्शन एफ जेड है, जेड नॉट पर ये कन्फॉर्मल मैप है, क्योंकि कन्फॉर्मल मैप है तो क्या आएगा आपके पास, एफ डैश जेड नॉन जीरो आएगा, ठीक है, एफ डैश जेड नॉन जीरो आएगा। तो इसके नॉन जीरो होने की वजह से ये इम्प्लाई करता है कि जेड नॉट जो पॉइंट है उसका एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ये फंक्शन जो है 1 हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन कन्फॉर्मल है उस पॉइंट पर एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर जो है फंक्शन जो है इन्वर्टिबल आपका हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इन्वर्टिबल है तो एक ऐसा फंक्शन तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा जिसके लिए जो है वो आइडेंटिटी मैप बन जाए, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाए। तो यहाँ पे जी एफ इनवर्स को ही इन्होंने कहा है, लेकिन दिस एफ इनवर्स इज ओनली ऑन दैट नेबरहुड जो एग्जिस्ट किया, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि पूरी डोमेन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इन्होंने जी इसको कहा है यहाँ पे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये एफ इनवर्स के एग्जिस्ट होने की ही बात कर रहे हैं, ओनली इन दैट नेबरहुड, क्लियर। नेक्स्ट इज लेट गामा बी ए स्मूथ आर्क, ठीक है। अब स्मूथ आर्क क्या होता है, ठीक है, स्मूथ आर्क कैसी होती है, ठीक है, मान लीजिए गामा ऑफ टी कोई कर्व है एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, ठीक है, इसको स्मूथ तब बोलेंगे अगर आपका गामा डैश टी जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। जिस इंटरवल में ये गामा डैश टी नॉन जीरो होगा वहाँ पर ये स्मूथ आर्क होगी, ठीक है। और अगर ये डोमेन में कह रहा है कि इन अ डोमेन एक स्मूथ आर्क होगी, तो डोमेन को भी आप पैरामीट्रिक पॉइंट से ही ले सकते हैं, ठीक है। गामा जो होगी उस डोमेन में एक क्या होगा, स्मूथ आर्क होगी, ठीक है। देखिए जैसे आप टी वेरी करोगे
तो गामा तो कोई कर्व होती है, ठीक है, वो डोमेन के पॉइंट्स को ही एक्चुअल में इम्प्लाई करती है। टी आप पुट करते रहोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई ये जो है डोमेन के पॉइंट्स ही आते रहेंगे। तो इसलिए कहा है कि स्मूथ आर्क इन अ डोमेन। स्मूथ आर्क का मीनिंग क्या हुआ, जिसका सीधा याद रखिए कि गामा डैश टी नॉट शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। तो स्मूथ आर्क है थ्रू आउट विच ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज कन्फॉर्मल और दैट शुड मीन्स दैट शुड बी कन्फॉर्मल। लेट गामा, कैपिटल गामा यहाँ पे लिखा है, कैपिटल गामा डिनोट्स द इमेज ऑफ स्मॉल गामा अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो मान लीजिए गामा को उसने कैपिटल गामा पे मैप किया तो गामा भी आपकी स्मूथ होगी। मीनिंग क्या हुआ, जो कन्फॉर्मल मैप होते हैं आपके, तो वो एक स्मूथ आर्क को स्मूथ आर्क पर ही मैप करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जितने भी कन्फॉर्मल मैप है वो आपके स्मूथ आर्क को स्मूथ आर्क पर ही मैप करते हैं, ये आपका रिजल्ट यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। देखिए यूनिवैलेंट फंक्शन को तब कहते हो आप जब वो 1 1 हो और एनालिटिक हो। तो इसको याद रखना है कि जब कहीं भी आपके पास यूनिवैलेंट फंक्शन कहा हो उसका मीनिंग है कि 1 1 एंड एनालिटिक, ठीक है। 1 1 एंड एनालिटिक बोथ अगर फंक्शन हो इन कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप उसको यूनिवैलेंट फंक्शन कहते हो, ठीक है। देन इट इज़ कन्फॉर्मल इन एंटायर प्लेन, ठीक है। अगर एक यूनिवैलेंट फंक्शन है तो एनालिटिक भी होगा, 1 1 भी होगा। देखिए 1 1 होने से क्या हुआ, उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो हो जाता है, ठीक है। 1 1 फंक्शन का कभी भी डेरिवेटिव जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है, डेरिवेटिव अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए उसकी जो स्लोप है, मतलब किसी पॉइंट पे जो है टी नॉट पर उसकी स्लोप जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि तभी 1 1 नहीं रहता, ठीक है। तो यूनिवैलेंट होने से और एनालिटिक होने से आपको नॉन जीरो वाली कंडीशन दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ओनली एनालिटिक 1 1 मतलब यूनिवैलेंट होने से जो फंक्शन है वो कन्फॉर्मल हो जाता है इन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, और हमेशा वो फंक्शन इसी टाइप का होगा जैसा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लास्ट में क्या लिखा है। देखिए अगर एफ ऑफ जेड यूनिवैलेंट है, ठीक है, ओनली यूनिवैलेंट होने से ये इम्प्लाई कर देता है कि वो फंक्शन इसी फॉर्म में होगा और कन्फॉर्मल मैप होगा, इतनी सी बात है, ठीक है। क्या है कि एफ ऑफ जेड अगर एक यूनिवैलेंट फंक्शन है, कहाँ पे, एक डोमेन में, डोमेन कौन सी, पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में यूनिवैलेंट फंक्शन है तो फंक्शन इसी फॉर्म में होगा, ए नॉट प्लस ए1 जेड के फॉर्म में, जहाँ पर आपके ए नॉट और ए1 जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट होंगे और ए1 नॉन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, और वो कन्फॉर्मल मैप होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज लीनियर फ्रैक्शनल और लीनियर बाइलिनियर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी सिंपली कहते हैं, ठीक है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं और कई बार लीनियर फ्रैक्शनल भी कहते हैं। ये आपने टर्म्स याद रखनी है, ठीक है। ये हमेशा इसी फॉर्म में होगा, W इज इक्वल टू, ठीक है, और या तो ओमेगा क्या लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस टी, और ए डी माइनस बी जो है अगर नॉन जीरो होगा तभी ये जो है नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन बनेगा। अगर ए डी माइनस बी सी जीरो हो गया, ध्यान रखिए, अगर ए डी माइनस बी सी जीरो हो गया यहाँ पे तो फिर ये ओमेगा एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं और याद भी रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ए बी सी डी यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, ये जो है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स होते हैं। तो इसको लीनियर फ्रैक्शनल या तो मोबियर ट्रांसफॉर्मेशन या तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप कहते हो, ठीक है। ये क्या होता है, एक रैशनल फंक्शन होता है, ठीक है। रैशनल फंक्शन हमने कहा था पी जेड बाय क्यू जेड के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके, तो यस इट इज़ अ रैशनल फंक्शन। और एक मेरामॉर्फिक फंक्शन होता है, ठीक है। मेरामॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं, जिनके पास ओनली
रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो या तो पोल हो, ठीक है। तो इसके पास ओनली पोल होंगे, ठीक है। और पोल भी कैसे होंगे, सिंपल पोल होंगे। और कहाँ पे होंगे, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हुआ आपका, -d/c पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है -d/c पर, तो इसलिए आपका पोल वहाँ पर होगा। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इस कुछ प्रॉपर्टीज़ है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ, देखिए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है कोई भी, तो वो कॉम्पोजिशन होती है किसकी, वन, सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टाइप ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब कुछ स्पेशल टाइप की मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ट्रांसलेशन क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ मैप ऑफ द काइंड ओमेगा इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फ़ा, जहाँ पे आपका अल्फ़ा जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ इसका, ट्रांसलेशन क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपके पास ये जेड प्लेन है, ठीक है, दिस इज जेड प्लेन। यहाँ पर एक कर्व है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर एक कर्व है। अब आपने प्लस अल्फ़ा अगर कर दिया, ठीक है, ये आपके पास कर्व है जेड टी या गामा टी कह लीजिए, ये कर्व है गामा टी। अगर आपने जेड प्लस अल्फ़ा कर दिया है तो ये ट्रांसलेट हो जाएगी किसी मैग्नीट्यूड से और किसी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। तो ये जो कर्व होगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म कैसे होगी, ये ट्रांसलेट होगी एक्चुअली, इसलिए इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर z प्लस सम कांस्टेंट हो, z प्लस सम कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट टाइप की मैप हो, तो उसको ट्रांसलेशन आप कहते हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू जेड आपके पास r e/i/थीटा होता है, और अल्फ़ा को मान लीजिए आप r1 e/i/1, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि r1 और r2 का जो एंगल होगा वो किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन लगाना पड़ेगा, तब आप बता पाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन और कॉन्ट्रैक्शन, देखिए यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ऐड किया था, यहाँ पे आपको जो है रियल कांस्टेंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास इस तरह का मैप हो, f ऑफ z इज इक्वल टू आर जेड, ठीक है। r क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं और 0 नहीं है। तो देखिए z क्या था आपके पास, e/i/थीटा था, ठीक है। आर जेड क्या हो जाएगा, r इंटू, ठीक है, स्मॉल r, और मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल R e/i/थीटा जो है ये z था, ठीक है। ये z की वैल्यू आपने पुट की, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल r इंटू कैपिटल R, और e/i/थीटा उतना ही रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये क्या है आपके पास मैग्नीफाई कर देता है नंबर को, एंगल उतना ही रहता है, एंगल कंजर्व रहता है, तो इसलिए इसको मैग्नीफिकेशन मैप कहते हैं। अब देखिए अगर ये स्मॉल r 1 से ग्रेटर हो तो फिर ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ये 1 से छोटा है मतलब 1/2 है मान लीजिए, तो फिर ये जो है मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जब आपका r > 1 होता है, जो आप मैग्नीफिकेशन मैप में यूज़ करते हैं, उस केस में आप कहते हो कि ये मैग्नीफिकेशन मैप है, ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका r > 1 हुआ उसको मैग्नीफिकेशन कहेंगे, अगर r <1 हुआ तो उसको कॉन्ट्रैक्शन मैप कहेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कहाँ पे, जब आपका मैप f ऑफ z इज इक्वल टू आर जेड टाइप का हो, और अगर r 1 हो तो फिर ये आइडेंटिटी मैप ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होगा तो f ऑफ z इज इक्वल टू z, दिस इज जस्ट एन आइडेंटिटी मैप, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू आर जेड, अगर r जो है 0 से छोटा हो जाए, ठीक है, रियल नंबर मान लीजिए ओमेगा है, ठीक है, आपके पास -3 इंटू जेड, तो ये क्या इंप्लाई करेगा आपके पास, देखिए क्या हो जाएगा, -3 ऑफ जेड का मीनिंग है कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, -3 जेड मान लीजिए r e/i/थीटा था, तो r यहाँ पे r e/i/थीटा था, तो मैग्नीट्यूड तो 3r ही रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, -3 r e/i/थीटा, ठीक है, ये जो है उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या कहता है कि अगर आपका r <0 है, ठीक है, मान लीजिए z यहाँ पर था, पहले z यहाँ पर था,
जब आपने क्या किया, देखिए z मान लीजिए 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, 1 प्लस आयोटा है। जब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस आयोटा, ठीक है, -2 माइनस आयोटा। तो -2 आपका ये वाला पॉइंट होता है, आयोटा जो है आपका ये वाला पॉइंट होता है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट के बजाय -2 आयोटा हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। मतलब ये होता क्या है, आपके पास एक रिफ्लेक्शन बताता है, कौन सा, ये जो है r<0 के लिए गिव्स द रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन थ्रू द ऑरिजिन फॉलोड बाय सच अ मैग्निफिकेशन और श्रिंकिंग कॉन्ट्रैक्शन डिपेंडिंग अपॉन r <-1 और -1 इज लेस देन r इज लेस देन 0, ठीक है। ये क्या करता है, देखिए ये रिफ्लेक्शन है आपका, ठीक है, आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अब अगर r आपका 3 से बड़ा हो जाए, ठीक है, सॉरी -1 से अगर छोटा हो जाए तो इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर इससे कम रहे, -1 से और 0 के बीच में रहे, तो इसकी लेंथ कम रहेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, r<0 के लिए, देखिए वहाँ पे हमने क्या किया, r=1 के लिए एंटी मैप रहेगा, r>1 के लिए मैग्निफिकेशन बोलेंगे, r<1 के लिए कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर r आपका 0 से छोटा हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए, तो अगर 0 से -1 तक है तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा। और उसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद डिपेंड करता है r पे, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया। अब अगर आपका r इसके बीच में है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और अगर r आपका -1 से भी छोटा है तो फिर मैग्निफिकेशन हो जाएगी। तो दो चीज़ें होगी। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले तो उसका जो है रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद उसकी लेंथ कम होगी या ज़्यादा होगी, ये इस पे डिपेंड करता है। कम होने के लिए उसको -1 इज लेस देन r इज लेस देन 0 इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और r लेस देन -1 होने के लिए उसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रोटेशन मैप। अब रोटेशन मैप क्या होता है, ठीक है, रोटेशन मैप होता है जब आप e⁻θ से मल्टीप्लाई करते हो किसी z को, तब जो मैप बनता है उसको रोटेशन मैप आप कहते हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक मैप है f(z) = e⁻θ π/3 आप कह लीजिए, π/3 × z। अब देखिए अगर z आपका r e⁻θ है, ठीक है, r e⁻θ है, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज जस्ट r, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज r e⁻θ + π/3 ये हो जाएगा। तो हुआ क्या, इससे सिर्फ एंगल जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मान लीजिए ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था r e⁻θ। जब आपने इस पे ये मैप लगाया तो एंगल जो है उसका θ + π/3 हो गया। तो अगर पहले एंगल थीटा ये था तो वो θ + π/3 हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा आपका लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पहले था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तो बाद में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट अ रोटेशन, इसलिए इसको रोटेशन कहा। तो ये क्या डिनोट कर रहा है आपके पास, क्योंकि e⁻θ से मल्टीप्लाई करने पर एंगल चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज अ रोटेशन मैप। दिस मैप प्रोड्यूसेस अ रोटेशन थ्रू एन एंगल अबाउट द ओरिजिन विद पॉजिटिव सेंस, ठीक है। अगर θ <0 होगा तो पॉजिटिव जो है रोटेशन को बताएगा, पॉजिटिव एंगल से जो आपका वेक्टर आएगा, पोजिशन वेक्टर आएगा, ठीक है, या तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी रोटेशन को बताता है, ठीक है। रोटेशन इज कपल्ड विद मैग्निफिकेशन इज रेफर टू अ डायलेशन, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन जो है वो कपल हो जाए किसके साथ में, रोटेशन के साथ में। देखिए हमने क्या पढ़ा, दो चीज़ें हमने पढ़ी। अगर आपके पास z × r e⁻θ हो, जहाँ पे आपका r रियल नंबर हो, उस केस में मैग्निफिकेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे e⁻θ से मल्टीप्लाई करते हो जैसे यहाँ पे किया तो आपके पास रोटेशन होगी। लेकिन r की जगह पे यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तो फिर इसको आप क्या कहोगे, ये डायलेशन है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स डायलेशन, ठीक है, क्योंकि ये डायलेशन है। डायलेशन का मीनिंग क्या है, रोटेट भी होगा। देखिए क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जेड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो जाएगा और एंगल भी रोटेट हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें आपके पास हो जाएगी, इसलिए इसको आपने डायलेशन कहा। क्लियर, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है आपके पास इन्वर्शन मैप, ठीक है। इन्वर्शन मैप क्या होता है, जेड
को 1/z पे मैप करने वाला मैप, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1/z कह लीजिए या तो एफ ऑफ जेड कह लीजिए, इसको आप इन्वर्शन मैप कहते हो, ठीक है। इन्वर्शन मैप जो है इसको इन्वर्शन मैप कहते हो। ये क्या करता है आपका, देखिए इन्वर्शन मैप जो है एफ ऑफ जेड, अगर आप इसको मानो, ठीक है, तो जीरो को कहाँ पे मैप करता है, ठीक है। अगर इसको हम सी इन्फिनिटी टू सी इन्फिनिटी मैप कंसिडर करते हैं तो ये जीरो को कहाँ पे मैप करेगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी को ये जीरो पे मैप करेगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे जीरो पे मैप करेगा। और अगर आपके पास z r ई रेस्ट पर आयोटा थीटा है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1/r हो जाएगा, ठीक है, और एंगल जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैप इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये जो है आपका मैप इस तरह से काम करता है कि अगर जीरो हो तो इन्फिनिटी पे मैप होता है, इन्फिनिटी को जीरो पे मैप करता है, और आर ई रेस्ट पर आयोटा थीटा को आर ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा पे मैप करता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल को एक्सटीरियर ऑफ सर्कल पे मैप करता है, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल पे। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जो ये आपका इन्वर्शन मैप होता है ये इंटीरियर ऑफ सर्कल को एक्सटीरियर ऑफ सर्कल पे मैप करता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और एक्सटीरियर को जो है इंटीरियर पे मैप करेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, एक्सटीरियर को इंटीरियर पे मैप करेगा, और बाउंड्री को बाउंड्री पे ही मैप करता है, बाउंड्री ऑफ सर्कल को बाउंड्री पे ही मैप करेगा, ठीक है। और क्या है कि ये क्या करता है, किसी सर्कल को डिपेंडिंग अपॉन इट पासिस थ्रू ओरिजिन और नॉट, या तो सर्कल को जो है लाइन पे भी मैप, देखिए जो आपके पास स्ट्रेट लाइंस होती है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइंस होती है आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो भी सर्कल ही होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो स्ट्रेट लाइंस होती है कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो भी सर्कल ही होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर जो है आपके पास इन्फिनिटी पर होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस क्या होती है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर इन्फिनिटी पर होता है। तो ये जो मैप है ये आपके पास लाइंस को सर्कल पे और सर्कल्स को लाइन पे भी मैप कर सकता है, इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 1/z का इन्वर्शन, फिलहाल के लिए आप देखिए फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है किसी फंक्शन का, ये आप पहले से पढ़ते आए हो। एफ ऑफ जेड अगर फंक्शन है तो एफ ऑफ जेड के फिक्स्ड पॉइंट हम जेड नॉट को तब कहेंगे अगर एफ ऑफ जेड नॉट के ही इक्वल है, मतलब जेड नॉट वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे और इमेज भी जेड नॉट आ जाएगी तो आप उसको फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे क्योंकि वो फिक्स्ड ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो सी इन्फिनिटी टू सी इन्फिनिटी हो अगर है तो उसके पास एट मोस्ट 2 फिक्स्ड पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, अनलेस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो इसके पास एट मोस्ट 2 फिक्स्ड पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक मैपिंग है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z+1 डिवाइड बाय 3z-5, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AD माइनस BC जो है नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल होगी। अब इसके फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसके फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए z एफ ऑफ जेड की जगह पे z रखना पड़ेगा क्योंकि z को इसको z पर ही मैप करना चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए आपको, z इज इक्वल टू, देखिए z इज इक्वल टू अब 2z+1 डिवाइड बाय 3z-5, ठीक है, ये करना पड़ेगा क्योंकि z जो है z पे ही तभी मैप होगा जब आप z रखोगे तो ना तरफ। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z² - 5z इज इक्वल टू 2z+1, 2z+1 हो जाएगा। इट मीन्स 3z², ठीक है, -7z - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसके 2 रूट आपके पास आ जाएंगे, 2 रूट आपके पास आ जाएंगे, क्या रूट इसके हो जाएंगे, ये वाले इसके रूट हो जाएंगे, क्लियर। तो क्योंकि इसके 2 रूट्स आते हैं इसका मतलब z की 2 वैल्यूज पॉसिबल है जो z पर ही मैप करती है, तो एट मोस्ट 2 फिक्स्ड पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर तो इसके 2 फिक्स्ड पॉइंट आ गए आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन में, लेकिन हो सकता है एक फिक्स्ड पॉइंट इन्फिनिटी पर भी आए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट है, दूसरा भी फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट है, ये भी केस हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यही पॉइंट जो है बार बार रिपीट कर जाए, ठीक है, अल्फा 1 2 बार आ जाए, ठीक है। हो सकता है ना कि यहाँ पे b² - 4ac 0 हो जाए और वो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट है दूसरा इन्फिनिटी पर है,
ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इन्फिनिटी फिक्स्ड पॉइंट है। तो इनके बेस में हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दो डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट है, या तो अल्फ़ा 1 दो बार रिपीट हो रहा है, या तो अल्फ़ा 1 कॉमा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिर उस केस में उनको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।